गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बिंदु स्राव या गटेशन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता था, वैसे ही एक बिंदु स्राव प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं या जो उपांत होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, उनसे जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को बिंदु स्राव कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में फ़र्क ये है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जल होता है वो वाष्प के रूप में निकलता है, जो अपन को दिखाई नहीं देता है कि जल की वाष्प निकल रही है और जल की हानि हो रही है। लेकिन बिंदु स्राव की प्रक्रिया में पत्ती के किनारे पर छोटी छोटी बूंदें निकलती हुई अपन को नज़र आएंगी मार्जिन्स पर। मॉर्निंग के समय बिल्कुल जैसे अपन सुबह सुबह उठेंगे तो कई प्लांट्स की पत्तियों पे आप देखते हैं पानी की बूंदें होती हैं, तो वो बूंदें जो होती हैं वो बिंदु स्राव की प्रक्रिया के कारण ही होती हैं। तो पत्तियों के उपांत से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बूंदों के रूप में जो स्राव होता है वो बिंदु स्राव कहलाता है। जल की ये जो हानि होती है ये पत्ती के शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होती है। तो जो पत्ती की शिराएं हैं उनके किनारों पर कुछ छिद्र मौजूद होते हैं, उन छिद्रों से जल पानी की बूंद के रूप में बाहर निकलता है। ये जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों को जल रंध्र या हाइड्रोथोड कहा जाता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में अपन ने रंध्र या स्ट्रोमेटा के बारे में पढ़ा, वैसे ही जो गटेशन की प्रक्रिया है उसमें एक टर्म या शब्द आती है जिसे हाइड्रोथोड कहते हैं या जलरंध्र कहा जाता है। कई पादप ऐसे होते हैं जैसे आलू है, अरबी है, टमाटर, बंद गोभी, ब्रायोफिल्लम, गार्डन नॉस्टर्शियम, इनकी पत्तियों में जब आप सुबह के समय देखेंगे तो पानी की बूंदें आपको स्पष्ट नजर आएंगी, यानी बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया होती है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जलरंध्र की संरचना अपन देखें उससे पहले अपन एक चित्र देख लेते हैं जिससे अपन इसको समझ पाएंगे। ये जो चित्र है ये क्या दर्शाता है? ये जलरंध्र की संरचना बता रहा है, लेकिन दरअसल में ये है क्या? जैसे कोई पत्ती है तो ये जो पत्ती के मार्जिन है, जो किनारे, ये अपन ने पत्ती का ऐसे करके खड़ा यूँ वर्टिकल सेक्शन काटा, तो ये जो उसका ऊपर वाला ये सिरे वाला हिस्सा है ये यहाँ पर ये है, और ये बाकी के इधर वाले हिस्से ये हैं। ये जो शिरा, ये बीच में जो शिरा जा रही है वो ये हैं, ये इस तरीके की। और इसके बीच में ये यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह खाली होती है, उस जगह पर जो कोशिकाएं होती हैं वो ये हैं, वो ये वाली कोशिकाएं हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि जब आपने किसी पत्ती की, इन प्लांट्स की पत्तियों की, जो अभी अभी अपन ने देखे कि गार्डन नॉस्टर्शियम वगैरह, टमाटर, अरबी, इनकी पत्ती की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अपन काटते हैं तो अपन को जलरंध्र की संरचना नज़र आती है। तो किस तरीके की नज़र आ रही है वो एक बार देखें। इसमें अपन को क्या क्या नज़र आ रहा है? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये नज़र आ रही है। ये क्या चीज़ें हैं जो आपको ये लंबी लंबी इस तरीके की ये चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ऐसे ऐसे लाइन है? जो भी इस तरीके से रचना दिख रही है वो सब क्या है? जाइलम की ट्रैकिड्स हैं। और आपको मालूम है कि किसी भी प्लांट में जो जल का संचरण होता है वो जाइलम के द्वारा ही होता है। पौधे की जड़ें जल को अवशोषित करती हैं, कहाँ से? मिट्टी से। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करने के बाद जो जल होता है वो कहाँ जाता है? जड़ की जाइलम में। जड़ की जाइलम से तने के जाइलम में, और तने के जाइलम से पत्ती की जाइलम में। तो ये पत्ती की जाइलम है, जाइलम की वाहिकाएं। तो जाहिर सी बात है इनमें क्या भरा हुआ होगा? जल भरा हुआ होगा। तो ये जैसे लीफ है, आपने ये लीफ बनाई तो ये लीफ में ये आपने बना दिया, तो ये तो वो, ये क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ है, यानी कि जाइलम की वाहिका। अब ये बीच में यहाँ आपको ये जगह खाली छोटी दिख रही है ये, तो ये कौन सी जगह है? ये वाली जगह है। वाहिका की ऊपर की जो चीज़ है वहाँ पे क्या है, क्या हुआ था? वहाँ पे होंगी ये कोशिकाएं। तो ये कोशिका नज़र आ रही है। ये जो ढेर सारी कोशिकाएं हैं इस तरीके से बनी हुई, थोड़ी दूर दूर स्थित हैं, और इनके बीच में आप देख रहे हो खाली स्थान बचा हुआ है, ये जगह सी बची हुई है, जिसको अंतरकोशीय अवकाश कहते हैं। और इस पूरी संरचना को, कौन सी संरचना को? इस वाली को। ये जो कोशिकाएं हैं इस तरीके की, ये सब, ये जो सेल्स हैं ये सब क्या कहलाती हैं? इस संरचना को एपीथेम कहा जाता है। इसको कहते हैं एपीथेम। एपीथेम क्या है? मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह जो जाइलम की ट्रैकिड के ऊपर स्थित होता है और जिन कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशीय अवकाश होते हैं वो एपीथेम कहलाता है। तो पहली चीज़ हो गई जाइलम की ट्रैकिड,
दूसरी चीज़ हो गई एपिथेम की कोशिकाएं। अब तीसरी चीज़ अपन देखते हैं। इसके ऊपर आप गए तो ये आपको खाली स्थान दिख रहा है, जिस पे देखा जो खाली जगह है, एपिथेम की कोशिकाओं के भी ऊपर एक खाली कैविटी है या स्थान है, जिसको अपन स्टोमेटल कैविटी या रंध्र गुहिका कहते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये हो गई, एपिथेम हो गई दूसरी बात, एक हो गई ट्रैकीड। अब चौथी चीज़ और है, और चौथी चीज़ क्या है, ये गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं कौन सी हैं, सबसे आखिरी वाली ये जो चीज़ है, ये स्ट्रक्चर बना रखी है इस तरीके से यूं करके, ये है गार्ड सेल। तो अपन ने जब रंध्र की संरचना पढ़ी कि रंध्र में भी दो इस तरीके से किडनी की आकृति की गार्ड सेल होती हैं, उसके चारों ओर बाह्य त्वची कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ये भी गार्ड सेल है। लेकिन इस गार्ड सेल में और इन गार्ड सेलों में, यानी रंध्र की गार्ड सेल में और हाइडेथोड की गार्ड सेल में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, जो रंध्र होता है, जो वाष्पोत्सर्जन में जो रंध्र पाए जाते हैं, उनकी जो गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं होती हैं वो गति प्रदर्शित करती हैं। गति प्रदर्शित करती हैं मतलब कि उनमें मूवमेंट होता है। रंध्र दिन के समय खुल जाते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं, यानी वो गति प्रदर्शित करते हैं। जबकि हाइडेथोड या जल रंध्र के जो गार्ड सेल्स होती हैं ये वाली, इनमें कोई गति नहीं होती, ये ऐसी ही ऐसी रहेंगी, ये हमेशा खुली रहती हैं, इनमें बंद होने का कोई सिस्टम नहीं है। तो चार चीज़ें अपन जान लिए हाइडेथोड की संरचना के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं कि गटेशन की प्रक्रिया होती कैसे है। उसमें पहला एक बिंदु अपन जानते हैं कि गटेशन होता किन परिस्थितियों में है। गटेशन कब होगा, देखिए, जब जड़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि में से जल का अवशोषण कर लेंगी। अब जड़ों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित कर लिया है, तो जितनी भी जाइलम की वाहिकाएं हैं वो पूर्णतः जल से संतृप्त हो गई हैं, भर गई हैं। अब क्या होगा, जब इतना सारा पानी भर जाएगा उनके अंदर, जैसे पाइप है, आपने सपोज कीजिए कि आपने कोई नल लिया और नल पर कोई नली जिसे कहते हैं, पाइप कहते हैं, उसको लगा दिया, और लगा के आपने जो एक सिरा होता है खुला हुआ जहाँ से अपन पानी का छिड़काव करते हैं, उस सिरे को ऐसे हाथ से आपने बंद कर दिया, वो बंद है, और नल चला दिया। अब नल चला दिया तो होगा क्या, प्रेशर क्रिएट होगा, एक तरीके का एक दबाव उत्पन्न होगा, वो पानी बाहर निकलना चाहेगा, और जैसे ही आप यूँ अपना अंगूठा या हाथ हटाओगे, तेज़ी से पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा। उसी तरह की चीज़ यहाँ पर हो रही है कि ये बिंदु स्राव की प्रक्रिया हो कब रही है, जिस समय अवशोषण ज़्यादा हो रहा है जल का और वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन तो होता नहीं है, नॉर्मल स्थितियों में होता क्या है कि पौधे जल जब अवशोषित कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे जल वाष्प के रूप में उड़कर बाहर निकलता रहता है, जिससे कि जो प्रेशर होता है वो कम होता रहता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अवशोषण तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन ट्रैकीड्स में, ये जो ट्रैकीड्स हैं जाइलम की, इनमें जल का एक दबाव उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपने अंगूठे से नली का किनारा दबा रखा है तो एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। अब जो जल होगा, जल की क्या टेंडेंसी होगी कि इन नलियों में दबाव है, तो दबाव को कम करने के लिए कहाँ क्या करूँ मैं, बाहर निकल जाऊँ। ये बाहर निकलना चाहता है तो बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, इसके ठीक बाहर है ये एपिथेम की कोशिकाएं। तो ये जो प्रेशर है इसको प्लांट्स में रूट प्रेशर कहते हैं, इसको कहते हैं मूल दाब या रूट प्रेशर। तो जब एक चीज़ अपन समझ लें, जब अवशोषण ज़्यादा और वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो जाइलम की ट्रैकिड्स में एक तरीके का मूल दाब या रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। उस रूट प्रेशर के कारण ही जल जाइलम की ट्रैकिड से निकलकर एपिथेम की कोशिकाओं में चला जाता है। अब एपिथेम की कोशिकाएं जब पूरी तरह से जल से संतृप्त हो जाएंगी तो जल कहाँ निकल कर जाएगा, वो जाएगा स्टोमेटल कैविटी या रंध्र गुहिका में, और फिर स्टोमेटल कैविटी से बाहर कहाँ जाएगा, गार्ड सेल्स के माध्यम से। यहाँ पर जल की बूंदें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि गार्ड सेल के ऊपर तो किसी भी किस्म की कोई रोक नहीं है, वो दरवाज़ा तो कभी बंद होता नहीं है, वो हमेशा खुला हुआ रहता है, तो उसमें से जल निकल कर बाहर आ जाएगा, जो पत्ती के किनारे पर अपन को बूंद के रूप में नज़र आएगा। यही रोटेशन या बिंदु स्राव है। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसके बिंदु देख लेते हैं। मैकेनिज्म जो है जल रंध्र की संरचना, तो इसके अध्ययन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पत्ती का जो वर्टिकल सेक्शन है, यानी जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर जो काट है वो आप काटेंगे, तब जाके आपको ये पत्ती के उपांत नजर आएंगे। प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, द्वार कोशिका या गार्ड सेल होती है, उसमें कोई गति नहीं होती है। इस छिद्र के चारों ओर जो उपस्थित कोशिकाओं
में कोई गति नहीं होती है, इसीलिए जल छिद्र जो होता है वो हमेशा खुला हुआ रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये चित्र है, इसको देख लें। अब इसके बाद जो है अगली चीज़ क्या है, जल छिद्र के अंदर की ओर आप देखेंगे तो लूजली अरेंज्ड मृदुतकीय कोशिकाओं का ग्रुप होता है, उसको एपिथेम कहा जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य में बहुत ज़्यादा अंतरकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। अंदर की ओर आप देखेंगे तो एपिथेम का जो संपर्क होता है वो पत्ती की शिराओं की जाइलम वाहिकाओं से होता है। तो ये आप वापस से इस चित्र को देख लिए, ये गार्ड सेल है, ये रंध्रीय गुहिका है, ये सब एपिथेम की कोशिकाएं हैं, और ये जो हैं ये जाइलम की वाहिकाएं हैं। तो ये 4 चीज़ें जान ली अपन ने। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, बिंदु स्राव की क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है। तो यह क्रिया सामान्यतः कहाँ होगी, उन पौधों में होगी जो उष्ण माने गर्म और आर्द्र जलवायु में उगते हैं, यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और इसके साथ साथ नमी भी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। ऐसे क्लाइमेट में जो प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर ये गटेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे ऐसी जगह कौन सी हो सकती है, जैसे साउथ में अपन जाते हैं ना, केरला वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्मी भी होती है बहुत ज़्यादा, और मॉइस्चर मतलब चिपचिपापन भी एक तरीके से होता है। जैसे बम्बई चले गए आप, मुंबई गए, तो मुंबई में क्या होगा, समुद्र है, तो समुद्र के कारण मॉइस्चर या आर्द्रता भी होती है क्लाइमेट में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्लाइमेट में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उनमें बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है। अब इसमें दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या, कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण जब ज़्यादा होगा लेकिन वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, तो ऐसी स्थितियों में गटेशन की प्रक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि जाइलम की वाहिकाएं जो होंगी उनमें मूल दाब या रूट प्रेशर बढ़ जाएगा। रूट प्रेशर बढ़ने के कारण जो जल होगा वो वाहिकाओं से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा। चूंकि जलरंध्र जो है वो शिराओं के अंत में स्थित होते हैं, इसीलिए जल इनमें से एपिथेम की कोशिकाओं में जाएगा। इन कोशिकाओं के जल से संतृप्त होने पर जल इनसे निकलकर जल छिद्र द्वारा बाहर चला जाएगा। इसीलिए बिंदु स्राव में जो जलरंध्र की कोशिकाएं होती हैं उनका कोई सक्रिय योगदान नहीं है। ये जो मूल दाब है या रूट प्रेशर के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है। मिट्टी के घोल की सांद्रता को यदि आप बढ़ा देंगे किसी तरीके से, मान लीजिए, तो बिंदु स्राव को कम किया जा सकता है। क्योंकि यदि मिट्टी के घोल की सांद्रता बढ़ गई, सांद्रता बढ़ाने का मतलब कि मिट्टी से जिस जल का अवशोषण किया जा रहा है पेड़ की जड़ों के द्वारा, उस जल में यदि कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला दिए जाएंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, अवशोषण की प्रक्रिया कम होगी। जब जल अवशोषण कम होगा तो बिंदु स्राव स्वतः ही कम हो जाएगा। क्योंकि इसका जो सार है वो ये है कि जब जड़ों द्वारा जल का अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन कम होता है उस समय बिंदु स्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये इसकी ये जो गटेशन के बारे में अपन ने पढ़ा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि गटेशन यानी बिंदु स्राव व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होते हैं। थैंक यू।